जयराम जी साहब, आप सभी किसान भाइयों का हमारे एसएस फार्म के बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक विशेष आयोजन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे जानते हैं और कुछ लोग शायद नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे करके तो आगे बढ़ेंगे अपन। मैं लखन यादव इंदौर का रहने वाला हूँ और आप ही की तरह एक किसान का बेटा हूँ। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे जितने भी पीढ़ियों दर खेती किसानी, दूध का व्यापार, दूध निकालना, दूध बेचना, सब्जी बोना, सब्जी बेचना, जो हम सब लोग करते हैं वही हम लोग भी करते आए। और साथ ही मेरे पिताजी ने बड़े अथक प्रयासों से खुद गरीबी में रह करके या परेशानी में रह करके, और हम पांचों भाई बहनों को, मेरी 4 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ, हम पांचों भाई बहनों को बहुत शिद्दत से पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया। चाहे उन्होंने कुछ भी परेशानियां उठाई हो, लेकिन हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उस लायक बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो सकूं। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद लगभग 97-98 की बात होगी। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब मैंने पापा को बोला कि मैं अब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, तो पिताजी ने सलाह दी कि क्यों ना इसी खेती को ही कुछ नए तरीके से करो, पढ़ लिख करके, तो ज़्यादा अच्छा ना होगा क्या। तो मैंने सोचा कि सलाह तो सही है पापा की, तो खेती करना स्टार्ट करा। साल, 1.5 साल, 2 साल तक खेती करी। फिर समझ में आया कि यार खेती के अंदर तो पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हरित क्रांति आ चुकी थी, 97-98 की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक हरित क्रांति आ चुकी थी और अपने पीक पर चल रही थी, तो मैंने खेती करते वक्त ये देखा कि यार इसमें तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कि जब तक पैसा नहीं लगाएंगे इससे ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं कमाया जा सकता। और शायद आज भी ऐसा ही है कि खेती में जितना पैसा लगाते चले जाओ उतनी कमाई बढ़ती चली जाती। सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो फिर मैंने पिताजी को बोला कि यार क्यों ना कुछ थोड़ा व्यापार कर लिया जाए, कुछ काम कर लूं और उसके बाद पैसा कमा करके फिर इधर आए, क्योंकि उस वक्त हमारी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ज्यादा पैसा था नहीं। तो पिताजी ने बोला ठीक है। तो मैंने 12 सितंबर 1999 को अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था उस टाइम। तो क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर का काफी क्रेज हुआ करता था, तो मैंने सोचा कि यार कंप्यूटर सिखाना चाहिए बच्चों को और अपना कुछ 2 पैसे कमाना चाहिए। तो उस सोच के साथ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो देखा कि यार इसका जो भविष्य है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, कि आने वाले 5-10 सालों में शायद ऐसा हो जाएगा कि घर घर के अंदर कंप्यूटर हो जाएंगे, हर कोई कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो उसका भविष्य ज्यादा उज्जवल नहीं दिख रहा था। तो फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बजाय मैंने कुछ और भी प्रयास करना चालू करा, क्योंकि एक कहावत है ना कि संतोषी सदा सुखी और असंतोषी हमेशा दुखी, है ना? तो असंतोष था मुझे, यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है और इसका भविष्य भी सही नहीं लग रहा है। तो उस असंतोष के चलते मैंने कुछ और प्रयास करे और कुछ और बिजनेस करना चालू करे। और इसी दौरान फिर मेरे जो पार्टनर है पंकज जी और विशाल जी और हम लोग मिले और हमने कुछ और बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग की और इनकी शुरुआत करी। और आगे फिर रियल एस्टेट में भी आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आए और व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। जब व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए तो हमने, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा और अच्छा व्यापार करने लगे और अच्छा मुनाफा उसमें होने लगा। धीरे धीरे हम पैसा भी अच्छा खासा कमाने लगे। और जब पैसा कमाने लग गए, व्यापार सारे अच्छे चलने लग गए, लगभग हमने 5-7 तरह के उस टाइम पर व्यापार चालू कर लिए थे और सभी में लगभग सफलताएं मिलती चली गई। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमने दुबई तक भी अपना व्यापार फैला लिया, चाइना में भी अपना व्यापार फैला लिया। आज भी हमारा चाइना में 2 ऑफिस है, दुबई के अंदर ऑफिस है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमारे बिजनेस चलते हैं। और उसी दौरान हमने रियल एस्टेट के अंदर भी अपना कदम रखा। रियल एस्टेट समझते हैं?
जो कॉलोनी काटी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, बंगले बनाए जाते हैं, उसको रियल एस्टेट कहा जाता है। तो रियल एस्टेट में भी हमने 2008 के अंदर कदम रखा और रियल एस्टेट में भी भगवान की दया से हम आगे बढ़ते चले गए। पहले 3000 फीट के बिल्डिंग 3000 फीट के प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करी, उसके बाद में फिर 6000 पे स्टार्ट करी, फिर 12000 पे करी, फिर धीरे धीरे कर करके हम लोग कॉलोनाइजिंग में भी चले गए और आज इंदौर जैसे शहर के अंदर 90 एकड़ की कॉलोनी हम लोगों ने काटी हुई है और भगवान की दया से बहुत अच्छा उसमें भी हम आगे कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना असंतोषी दुखी, वहां पर भी असंतोष था कि ठीक है अपन ने तो काम कर लिया, अपन ने तो बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, अपने आप को तो अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन जो एक मुकाम छोड़ करके आए थे खेती बाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर फिर कुछ और करना चाहिए, कुछ अब दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जिन जमीनों के ऊपर हम खेती करते थे उन जमीनों पे तो हमने कॉलोनी काट दी, तो अब जमीनें भी खरीदना पड़ेगी। तो फिर हमने मेरे एक मित्र हैं और पार्टनर भी है राजा पटेल जी, शायद सुंदर काका तो जानते हैं, तो वो एक दिन आया मेरे पास में कि भैया बहुत अच्छा अपना कामकाज तो चल ही रहा है, व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ और करने का मन है। तो मैंने कहा भैया अपने को फोकस करना चाहिए कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है, हमें उस पर दिमाग लगाना चाहिए और फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने देखा कि यार हमारी ताकत ये थी कि उनके पास भी 100 एकड़ जमीन थी, वो भी किसान है, हम भी किसान हैं, तो ये हमारी ताकत है। और कमजोरी ये है कि इतने सारे व्यापार फैला लिए कि बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर हम लोगों ने खेती के लिए सोचा कि हम खेती करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और खेती के लिए जब सोचा तो फिर 2014-15 के आसपास की बात होगी वो, तो 2014 से फिर हम लोग निकले मिशन बना करके कि अब खेती में क्या अच्छा किया जाए ये सोचा जाए। और जब खेती के मिशन को बना करके और आगे निकले तो देखा कि यार क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदारों के पास, हमारे जितने भी परिचित लोग हैं उनके पास में सब किसान लोग हैं, तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने देखा कि यार 2 एकड़ का किसान भी कर्जे में है और 100 एकड़ का किसान भी कर्जे में, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। आज केसीसी क्या है? केसीसी कर्जे ही तो है ना, किसी प्राइवेट से नहीं लगा, हमने सरकार से कर्जा ले रखा, लेकिन है तो सब अल्टीमेटली कर्जे में। किसी के ऊपर ट्रैक्टर का लोन चल रहा है, किसी के ऊपर केसीसी का लोन चल रहा है, सब कर्जे में आ चुके। मैक्सिमम किसान कर्जे में आ चुके थे 2014-15 तक। उत्पादन सबका बढ़ा, आज हम सब लोगों का भी उत्पादन उस ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति की वजह से सबके उत्पादन बढ़ गए, है ना, लेकिन फिर भी कर्जे में आ गए। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सब कुछ कर्जे में आ चुका है? तो वो जब चीज हम सोचने गए तो देखा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है खेती के अंदर, ऐसा जंजाल बन चुका है कि उस जंजाल से हमको हमारे किसान भाइयों को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के किसान समृद्ध हो सकेगा वापिस से, तभी कर्जे से मुक्त हो सकेगा। और उस उद्देश्य से हम आगे बढ़ते चले गए। फिर 2017 के अंदर हमने जमीनें देखना चालू करी, क्योंकि जिस जमीन के ऊपर हम खेती करा करते थे उस जमीन पे कॉलोनी काट दी। तो फिर हमने जमीनें देखना चालू करी। तो जमीनें देखने के लिए हमको समझ में आया कि ऐसी जगह जमीन लेना चाहिए जहां पर लोमी सॉइल है। लोमी सॉइल समझते हैं? जैसे अपने निमाड़ की जो मिट्टी होती है ना, मुरम वाली मिट्टी, हमारे मालवा में क्या होता है, काली मिट्टी होती है, यहाँ पर क्या होता है, मुरम वाली लाल मिट्टी या पीली मिट्टी मिक्स या पत्थर वाली मिट्टी मिक्स, इसको लोमी सॉइल कहते हैं। तो लोमी सॉइल के अंदर क्या होता है, पानी का ड्रेनेज प्रॉपर हो जाता है, पानी जल्दी निकल जाता है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उसमें होल्ड नहीं होता, रुकता नहीं है। तो इस वजह से जड़ गलन की समस्याएं नहीं आती। तो हमको बागवानी और ये सब भी ट्राई करना था, इस वजह से हमने फिर निमाड़ क्षेत्र में आकर के जमीनें खरीदी। आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर जो है हमने यहाँ पर जमीन खरीदी थी, फरवरी 2017 के अंदर जमीन खरीदी। और उसके बाद से फिर इस जमीन के अंदर हमने कुछ, तो वो जो शोध हमने करे वो इस वजह से करे कि हमको कुछ ना कुछ अच्छा निकाल करके लेकर के आना था। कुछ फसलों के अंदर हमने घाटे खाए, कुछ के मैक्सिमम फसलों में घाटे खाए, है ना, क्योंकि जो फसलें हम यहाँ कर रहे हैं ना, जैसे कपास कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, चना कर रहे हैं, तो हमारी निगाह में तो ये भी घाटे की फसल है, कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। केवल जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं मेहनत आना मिल रहा है। सही बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हम कोई बहुत बड़े उससे अमीर बन जाएंगे, बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। ठीक है, दाल रोटी चल रही है उससे, लेकिन कुछ फसलों के अंदर तो हमने घाटे भी उठाए। घाटे कैसे कि खर्चे ज्यादा हो गए और कमाई कम हुई, ऐसा भी हुआ, है ना। लेकिन कुछ फसलों के अंदर अच्छा मुनाफा कमाया,
जैसे कि हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल काफ़ी सफल रही, स्ट्रॉबेरी के अंदर हमने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन फिर भी उस फसल को हमने आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स हमको नज़र में आए कि यार उसमें हमको इतने सारे केमिकल के स्प्रे करना पड़े, इतना सारा जहर डालना पड़ा कि हमारा दिल ही गवारा नहीं करता कि इतना जहर डाल करके हम अपने हिंदुस्तान के दूसरे भाइयों को वो जहर वाली इतनी फसल खिलाएं, क्योंकि वो जहर वाली फसल खिलाएंगे तो वो भी बीमार होंगे, तो हमारा दिल ही गवारा नहीं करा। दूसरा उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर उसको लार्ज स्केल पर बो दिया तो उसका मार्केट नहीं है इतना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्या होता है, आदमी शौक से खाता है ना, शौक से खाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको जरूरी मजबूरी में खाना ही है ना, जिसको शौक है वो खाएगा। तो स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप जो होती है जिसको एग्जॉटिक क्रॉप बोला जाता है, उसको एक तो वो बड़े लोग ही खाते हैं और दूसरा उसको केवल शौक से खाया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत अगर सब किसान बोने लग जाएंगे 2-2, 5-5 एकड़ की स्ट्रॉबेरी, तो फिर उसका मार्केट ही खत्म हो जाएगा, है। तो उससे किसानों को क्या नई राह मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो जहरीला प्रोडक्ट हो गया, जहरीली फसल हो गई और ऊपर से उसका मार्केट भी नहीं बहुत बड़ा, तो इस वजह से स्ट्रॉबेरी को हमने ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से हमने और भी जो फसलें थी, कुछ फसलें जो कि अच्छी कमाई दे सकती थी, उन फसलों को भी फिर हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले गए, कैसे बहुत सारी फसलें लगाई, उन फसलों के अंदर काफ़ी कुछ फसलें प्रॉफिट वाली भी मिली, कुछ फसलें जो लॉस वाली भी मिली। हम लॉस वाली फसलों को आउट करते चले गए, प्रॉफिट वाली फसलों को के ऊपर और शोध जारी रखा। लेकिन फिर जब स्ट्रॉबेरी में जैसी फसलों के अंदर, एग्जॉटिक क्रॉप के अंदर देखा कि यार जहर बहुत सारा उड़ाना पड़ता है, ले गए और देखा कि उस दौरान फिर हमने देखा कि यार एक ऐसी फसल निकल करके आई जो कि हम सब किसानों का समय बदल सकती है, हम सबको उस भवंडर से बाहर निकाल सकती है, और वो फसल है बम्बू, बांस। हमको एक बांस नजर आया, ठीक है। तो हमने बांस के ऊपर आर्टिसन कंपनी के साथ में बायबैक का एग्रीमेंट करके और 5 एकड़ पर ट्रायल करके देखा, बांस लगा करके। उस टाइम पर अनिल हुआ करता था हमारे साथ में, हमारी टीम में अनिल हुआ करता था, उसने भी बहुत मेहनती लड़का था, है ना, उसने भी काफ़ी मदद करी हमको इस शोध को पूरा करने में। आज दुर्भाग्य से वो हमारे साथ में नहीं है। तो उस टाइम हमने बांस लगाया। बांस जब लगाया तो आर्टिसन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके लगाया था, तो आर्टिसन कंपनी से हमको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं भूल हुई। आर्टिसन कंपनी ने जितने भी किसानों को बांस लगवाया है वो कांटे वाला बांस लगवा दिया, सही है। हो सकता है आपके एरिया में भी कुछ लोगों ने लगाया हो कटंगा वेराइटी का बांस। अब वो कांटे वाला जब बांस लगाया तो हमने देखा कि यार ये इसके अंदर तो हार्वेस्टिंग के अंदर बड़ी दिक्कत आएगी, काटने में बड़ी दिक्कत आएगी, काटेंगे कैसे इसको। तो फिर इसलिए उस कटंगा वेराइटी को हमने वहीं पर ड्रॉप करा। लेकिन हमको बांस बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि 2018 के पहले जो बम्बू था वो फॉरेस्ट में आया करता था, उसको काटने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत हुआ करती थी। इस वजह से लोग बाम्बू नहीं लगाते थे, बांस नहीं लगाते थे। लेकिन हम जो बाहर जाके दूसरे देशों में देखते हैं, वियतनाम में, चाइना में, वहाँ बांस की बहुत बड़ी दुनिया है। वहाँ के किसान बांस लगा करके और काफ़ी रिच हो चुके हैं, बांस से इतनी कमाई की जा सकती। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लगाना चाहता था किसान? क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट में आता था पहले, तो इसको काटने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ती थी। तो इसलिए 2018 के पहले बांस लगाना संभव ही नहीं था। लेकिन 2018 के बाद में गवर्नमेंट ने इसको फॉरेस्ट से निकाल करके ग्रास कैटेगरी में डाल दिया। अब जब ग्रास कैटेगरी में डाल दिया तब इसको काटने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं लगती। तो इसलिए बांस हमको बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि बांस से कई सारे तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मतलब 2000, 2500 तरह के प्रोडक्ट बांस से बनते हैं। आप और हम केवल इतना ही जानते हैं कि बांस बहुत लिमिटेड काम में आता है, तो टापरी बनाने के काम आता है या फिर सैया को ढोने के लिए काम आता है। ऐसे कुछ लिमिटेड उसके यूज ही हमको पता है ना। कुछ शब्द इंग्लिश में आ जाएंगे, चलेंगे ना सब लोग, ठीक है। तो बांस के कई सारे फायदे हैं। मतलब बांस से कपड़ा भी बनता है, बांस से कागज भी बनता है, बांस से फर्नीचर भी बनता है, बांस से प्लाईवुड भी बनता है, बांस से पेट्रोल डीजल भी बनता है, बांस से कोल भी बनता है, बांस से ब्रिकेट भी बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बांस से टूथब्रश भी बनता है, बांस से प्लेट भी बनती, कटोरी भी बनती, चम्मच भी बनती, सब बनता है बांस से। मतलब 2-2500 तरह के प्रोडक्ट बांस से कम बनाए जा सकते हैं। ये कम से कम बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर उनकी कैटेगरी में जाएंगे तो और भी बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मैंने खुद ने जो अंडरगारमेंट पहनता हूँ, बनियान और अंडरवेयर और मोजे और ये सब बांस से बने हुए पहनते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होती,
ये पसीने को बहुत आसानी से सोख लेता, इसलिए जो बड़े बड़े एथलेटिक्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो लोग भी बांस के इनरवियर्स पहनते हैं। तो इस तरीके के बांस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो भविष्य में बांस का बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन क्या हुआ कि वो आर्टिसन ने जो लगाया वो कांटे वाला लगवा दिया, तो वो हमने भी लगा दिया। लेकिन हमको समझ में आ गया कि अरे कांटे वाले बांस से हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए फिर से हम इंडिया में निकले और जब उसके ऊपर और रिसर्च करने लगे तो जब हमने देखा कि लगभग बांस के अंदर 1429 तरह की वेराइटी आती है। जैसे एक वो कांटे वाली वेराइटी है, ऐसी 1429 वेराइटी, 28 वेराइटी और है। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि यार अपने रीजन में, मतलब अपने यहाँ के एरिया में कौन सा बांस उगाया जा सकता है, क्योंकि 1429 में से सारी की सारी हमारे यहाँ नहीं उगाई जा सकती। ठीक है, तो हमने फिर उसके ऊपर शोध करना चालू करा। तो कुछ 5-7 वैरायटी ऐसी निकल करके ही, जैसे बाल्कुआ हुआ, टुल्डा हुआ, न्यूटन हुआ, डी स्ट्रिक्टस हुआ, इस तरीके की बहुत कुछ 5-7 वैरायटी निकल करके ही, जिसको हम अपने यहाँ के एनवायरनमेंट में बो सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। तो फिर हमने बांस लगाना चालू करा, कुछ और जमीनें खरीदना चालू करी, क्योंकि 2017 से लेकर 2020 तक हमने जो 24 एकड़ जमीन खरीदी थी शोध करने के लिए, वही रखी थी। लेकिन जब हमको बांस नजर आया कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है हमारे किसान भाइयों को नया रास्ता दे सकता है, तो फिर हमने वहाँ पर कुछ और जमीनें खरीदना चालू करी। और आज ऊपर वाले की दया से और आप सब लोगों के सहयोग से लगभग हम 350-400 एकड़ के ऊपर बांस लगा चुके हैं। तो हमको बांस का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है और आज भी उज्जवल नजर आता है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक समझ में आया बांस का भी। उसका ड्रॉबैक ये समझ में आया कि वो किसानों की जो समृद्धता है वो इतनी आसानी से नहीं ला सकता। कारण ये है कि बांस के अंदर जो कमाई चालू होती है वो 5वें साल से जाकर के चालू होती है। 5 साल तक तो उसको ग्रोथ देना पड़ती है और उसमें खर्चा करना पड़ता है। तो जो हमारा किसान भाई है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन, सभी तरह के किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, तो वो किसान भाई कैसे बांस की खेती कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा, आज अगर सारी फूड ग्रेड लैंड पर, मतलब जहाँ पर अनाज दालें सब्जियां उगाई जा सकती होगी, ऐसी जमीन के ऊपर अगर सब लोग बांस लगाने लग जाएंगे तो फिर कल से हम खाएंगे क्या हिंदुस्तान के अंदर, ये भी समस्या आएगी। तो बांस उद्धार तो नहीं कर सकता सबका, ठीक है ना, ये दो चीजों के चलते। तो फिर हमने सोचा कि यार अभी हमको कुछ और करना पड़ेगा, कि वही असंतोषी सदा दुखी, तो हमको तो उसमें भी असंतोष रहा कि यार अभी कुछ और इसके ऊपर प्रयास करने पड़ेंगे। तो 2021 के अंदर हमने सोचा कि यार अब और क्या प्रयास किए जाए जिसकी वजह से हमारे किसानों का को कुछ नया रास्ता मिल सके। तो उस टाइम पर आपने देखा होगा 2021 के साल 2 साल पहले 19-20 के अंदर कोरोना करके एक बीमारी आई थी, जानते हैं सब लोग, बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो कोरोना के जब बीमारी आई थी, उस कोरोना बीमारी के अंदर मैं खुद, लॉकडाउन जब हुआ था, दूसरी लेयर का जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैं, अनिल, सुंदर काका, हम सब लोग मिलकर के, यहाँ राजाराम काका और हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे थे, है ना, और रात दिन काम चल रहा था। राम सिंह चल रहा था ना यहाँ पे काम, 150 लोग रोज के यहाँ पे काम कर रहे थे, 2-3 जेसीबी चल रही थी, 10-20 ट्रैक्टर चल रहे थे, और पूरे लॉकडाउन में हमने यहाँ पर काम किया। ठीक है, तो हमको एक चीज समझ में आई कि यार शहर के अंदर कोरोना बीमारी से आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं और मरते जा रहे हैं, शहरों में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अपने गांव के अंदर फिर भी कम मौत हुई कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो शहर के। अगर वहां 10 लोग मरे हैं तो हमारे गांव में 1 व्यक्ति मरा होगा, ऐसा ही हुआ है ना। तो उसका कारण क्या है कि गांव में लोग कम मर रहे हैं और शहर में लोग ज्यादा मर रहे हैं। तो यह समझ में आया था उस कोरोना काल के अंदर कि शहरों के अंदर जो है इम्यूनिटी लोगों की कम होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और गांव के लोगों की इम्यूनिटी हाई होती है, मतलब ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के जो लोग होते हैं उनका खान पान थोड़ा व्यवस्थित होता है, उनकी दिनचर्या जो है वो थोड़ी व्यवस्थित होती है, इस वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल हाई होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यार इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसको बीमारियां कम घेरेगी। इस बात को आप लोग सहमत करते हैं? अरे सब किसान भाई हो भाई, हाँ ना तो बोल दो है ना। तो अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमारियां कम घेरेगी, सही है, और इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बीमारियां ज्यादा घेरेगी। तो हमारे गांव के लोगों की इम्यूनिटी हाई होती है, और गांव की इम्यूनिटी हाई इसलिए होती है कि हम लोग फिर भी शहर वालों की तुलना में थोड़ा सा शुद्ध अनाज खाते हैं, शुद्ध दालें खाते हैं, शुद्ध सब्जियां खाते हैं, शुद्ध फल खाते हैं, है ना, और हमारी दिनचर्या भी थोड़ी अच्छी होती है। आइए आप लोग भी विराज जी, हमारी जो दिनचर्या है वो भी शहर वालों की तुलना में थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी हाई होती है।
ठीक है, तो ये उस कोरोना कॉल के अंदर समझ में आ गया था। अब ये इम्यूनिटी कहां से आ सकती है? क्या ये इम्यूनिटी किसी हॉस्पिटल से आ सकती है, किसी अस्पताल या किसी दवाई से आ सकती है? नहीं। किसी आयुर्वेदिक दवाई से आ सकती है क्या? किसी वेद या जान भोपे से आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। ये इम्यूनिटी कहां से आ सकती है? ये इम्यूनिटी केवल हमारे अच्छे खाने से आ सकती है। सही है? अगर हम अच्छा खाएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, अगर हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, राइट? तो जब हमको असंतोष हुआ कि नहीं यार, बांस हमारे किसान भाइयों को एक नया रास्ता नहीं दे सकता, तो उस वक्त फिर दिमाग चला कि यार ऐसा क्या कुछ किया जाए कि कुछ ये जो अच्छा खाना है, ये अच्छा खाना कैसे उगाया जाए, इस पे दिमाग लगाया जाए। ठीक है, तो अनिल जब उस वक्त हमारे साथ में ही था, तो उस वक्त हमने डिसीजन लिया कि यार कुछ खेती के अंदर ऐसा किया जाए कि अब हमने ये तो सीख लिया कि कैसे उगाना, क्या सही है और क्या उगाना गलत है, ये सब सीख लिया, लेकिन कैसे उगाना, अब इसके ऊपर काम किया जाए। तो जब उसको सीखने गए तो कई सारे कृषि गुरु हमको मिले, जैसे कि सुभाष पालेकर साहब हुए। तो हमने सुभाष पालेकर जी के काफ़ी सारे 100-200 वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर, और जब सुभाष पालेकर जी की वीडियो देखे तो उन्होंने मुझे बताया या हम लोगों को बताया कि कैसे अच्छा खाना उगाया जा सकता है, कैसे बिना खाद और बिना दवाई के अनाज उगाया जा सकता है। तो उन्होंने जो तरीके बताया, उन तरीकों के ऊपर हमने काम करना चालू करा। तो लगभग 1.5 साल 2 साल तक हमने उन तरीकों के ऊपर काम किया, लेकिन जैसा उन्होंने बताया था वैसे रिजल्ट हमको नहीं मिले। हो सकता हमसे कुछ गलती रही, हो सकता उनकी टेक्निक के अंदर कुछ गलती रही हो, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मन चाहे रिजल्ट मिलना चाहिए थे, वो मन चाहे रिजल्ट हमको नहीं मिले। तो फिर वापस असंतोष जागा, फिर सीखने के लिए न गए। तो फिर सीखने के लिए गए तो यूट्यूब के ऊपर और भी कुछ किसान गुरु जो थे, जो कि बहुत अच्छे खेती के तरीके सिखा रहे थे, है ना। उनमें एक ताराचंद बेलजी सर भी है, फिर सचान साहब भी, वीके सचान जी भी, फिर भरत भूषण त्यागी जी भी है। तो हमने इन सब के वीडियोस भी देखना चालू करें। आइए साहब, इधर लगा लो बेटा, या इधर लगा लो, इधर भी छाँव है थोड़ी, या इस साइड भी लगा लेंगे चलेगा, है ना, वहीं लगा लीजिए। तो उन सब के वीडियो भी देखना चालू करें, फिर उनके भी बताए हुए रास्तों पर हमने चलना स्टार्ट करा। तो पिछले साल 2024 के अंदर फरवरी में यहाँ पर अपने ताराचंद बेलजी सर भी आए थे, शायद अजय तुम भी आए थे उसमें, सुंदर काका आप लोग भी आए थे, है ना, राजाराम काका आप सब लोग भी थे ही से, है ना। तो हमने उनका भी यहाँ पर एक सेमिनार करवाया, और हमारी टीम ने और कुछ लोगों ने मिलकर के उनको सुना भी सही, और उनके काफ़ी सारे वीडियो भी देखे, और उनकी बताई हुई तकनीक से भी हमने काम करना चालू करा। और नो डाउट उनकी बताई हुई तकनीक से हमको अच्छे रिजल्ट मिलना चालू हुए। तो जो पिछले साल हमने खरीफ के अंदर देखा कि जो बेलजी सर ने बताया और जो पालेकर जी ने बताया, हमने दोनों का मिक्स वर्जन में कुछ काम करके देखा, तो उससे हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। आपने कुछ शायद मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे हो, मेरी जो हमने अरहर बोई थी यहाँ पर, लाल तुअर, है ना, वो बोई थी, सोयाबीन बोई थी, है ना, उनके अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई हमको। ठीक है, तो खरीफ के अंदर वो भी हमने देखा। कपास हमारा फेल हो गया, हमने कपास में भी प्रयास किए थे, लेकिन कपास हमारा फेल हो गया। तो ठीक है, कुछ फसलों के ऊपर अच्छे रिजल्ट आए, कुछ फसलों पे रिजल्ट नहीं आए, हो सकता कहीं ना कहीं उनमें गलती रही हो। अब उस पर जब हम काम करने लगे तो हमने देखा कि यार इसके अंदर तो लागत ज़्यादा आ रही। अब अगर लागत ज़्यादा आएगी तो मेरा किसान भाई फिर इतना पैसा शुरुआत में कैसे लगा पाएगा? सबके साथ समस्या आ जाएगी ना कि इतना पैसा कैसे लगाएंगे। तो फिर हमने उस लागत को बचाने के लिए फिर रबी की फसल में और काम करना चालू करा। तो जो वीके सचान जी ने बताया, जीवामृत जंगल की मिट्टी से बना करके और देने वाला, वो जीवामृत है, संजीवनी खाद है, और ऐसे अपने डॉक्टर किशन चंद्रा जी है, उन्होंने कुछ कल्चर्स डेवलप करे हुए हैं, तो उनके कल्चर्स भी ला करके उनको भी हमने ट्राई करना चालू करा, और उस तरीके से खेती करना चालू करा। तो फिर हमारी लागत भी घटी रबी के अंदर, और उत्पादन भी बढ़ा। अब यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई खाद नहीं डाला, कोई यूरिया नहीं डाला, कोई डीएपी नहीं डाला, कोई दवाई नहीं डाली जहरीली, कोई फंगीसाइड नहीं डाली, कोई खरपतवार नाशी नहीं डाली, और उसके बाद भी हमको उत्पादन अच्छा मिलने लगा और लागत हमारी कम होने लगी, और खेत तो सुधर ही रहे। आज गोबर गोमूत्र डालेंगे तो उससे खेत तो सुधरेंगे सही। ठीक है, तो खेती सुधरना चालू हुई, लागत घटना चालू हुई, और उत्पादन बढ़ना चालू हुआ। ये हमने करके यहां पर देख लिया। तो फिर हमको भरोसा हुआ कि यार अब हमने उगाना सीख लिया, हमको जो रास्ता चाहिए था वो रास्ता अब हमको मिल गया। ठीक है, और ये रास्ता एकमात्र मुझे अब लगता है कि जो कि हमारे हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों को एक नई राह दे सकता है, लेकिन उनको मिलेगी जो करना चाहेगा। जो नहीं करना चाहेगा उसको तो कुछ भी नहीं मिल सकता।
है ना। तो हमने उसको उगाना सीख लिया, लेकिन अब यहाँ बात खत्म नहीं होती। उगाना तो सीख लिया हमने, अच्छा टमाटर भी उगा लिया हमने, अच्छी ककड़ी भी उगा ली हमने, अच्छा नींबू भी उगा लिया हमने, अच्छा गेहूं भी उगा लिया, है ना, चना भी उगा लिया, सब उगा लिया। अब जब उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो क्या भाव बिक रहा है? सभी का एक ही भाव है। जहर वाला भी उसी भाव बिक रहा है, और जो शुद्ध तरीके से हमने बोया, बिना जहर वाला, बिना दवाई वाला, बिना खाद वाला, वो भी उसी भाव बिक रहा मंडी में। क्योंकि मंडी के व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं कि आपने कैसे उगाया। वो तो क्या बोलता है कि भैया बाजार में 5 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आपका भी 5 रुपए में बिकेगा, चाहे आपने कुछ भी उगाया हो, उससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला। सही बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अगर हमने जहर मुक्त उगाया है, अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का उगाया है, तो उसके चाहने वाले लोग भी होना चाहिए। हीरा हीरे के भाव बिकना चाहिए और कांच कांच के भाव बिकना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा कोई हमारे हिंदुस्तान में मार्केट नहीं है जहां पर हम इस तरीके से उगाया हुआ अनाज, फल, सब्जियां अच्छे भाव पर बेच सकें। ऐसा कोई मार्केट अभी हमारे पास में है नहीं। तो फिर हमको उसकी कमी नजर आई। आज हमने भले ही से अच्छा तरबूज भी उगा लिया, अच्छा टमाटर भी उगा लिया, अच्छी ककड़ी भी उगा ली, लेकिन बाजार भाव पे बेचने जाएंगे तो हम वापस से उसी भंवर में फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, फिर उसका एक मार्केट डेवलप करने की कोशिश करी। क्या, क्योंकि आज हम इंदौर शहर में बैठे हुए हैं, आज हम उस कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के लोग भी हमारे ग्रुप में हैं जो कि एक हाई क्लास सोसाइटी के लोग जिनको कहा जाता है, बड़े पैसे वाले लोग जिनको कहा जाता है। और आपको बता दूं, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, वो अच्छा भोजन पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा अच्छा भोजन। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई ऑथेंटिक जगह से हमको अच्छा भोजन मिल सके, जहां पर हम पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा कर सके कि हाँ, ये भोजन हमको सेहत दे सकता है। वो इतने अंधों की तरह, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। वो ज्यादा पे करने को तैयार भी, मतलब ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। चल रहे हैं बहुत सारे कुछ मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिक फूड के नाम से लोग बेच भी रहे हैं, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पे कितना बड़ा बवंडर हो रहा है। सर्टिफिकेट बिक रहे हैं और रासायनिक वाली चीजें भी ऑर्गेनिक में बेची जा रही है। बहुत झोल चल रहा है ना। तो लोगों को भी वो समझ में आ रहा है कि ये झोलझाल चल रहा है ना। तो उनको ऑथेंटिक चीज चाहिए। ऑथेंटिक मतलब ऐसी विश्वास पात्र चीज चाहिए कि हाँ, जहां पर वो पूरी तरह से विश्वसनीय हो जाए कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो उग रहा है ये सही तरीके से उग रहा है, तो वो आपको हाई पे करने को तैयार है। ठीक है, तो हम चूंकि उस सेगमेंट को भी बिलोंग करते हैं, उसके भी हमारे काफी सारे परिचित लोग हैं। मतलब मैक्सिमम ग्रुप हमारा वही मर्सिडीज और BMW वाला है इंदौर के अंदर। ठीक है ना। तो हम उन सब लोगों के साथ भी उठते बैठते, तो हमको उनकी जो मेंटालिटी, उनकी जो थिंकिंग है, वो सब हमको समझ में आती है ना। और हम आप लोगों के साथ भी बैठते हैं तो आपकी परेशानियां भी हमको समझ में आती है कि भाई किसान कहाँ परेशान है, वो भी परेशान है और आप भी परेशान है। हमारी परेशानी क्या है कि हम अच्छा उगा लेंगे तो बेचेंगे कहाँ, करेक्ट। और उनकी परेशानी क्या है कि यार उनको ज्यादा पेमेंट कर भी देंगे तो अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, भरोसा नहीं है। ठीक है, तो फिर इस चैनल को क्रैक करने के लिए हमने उसका बीच का रास्ता निकाला और हमने एक SS अमृतत्व के नाम से अपना एक मार्केटिंग विंग भी तैयार करा। और उस SS अमृतत्व को हमारे आयुष जी, कहाँ आयुष भाई, ये आयुष जी, ये देख रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये यहां पर हम जो उगा रहे हैं जहर मुक्त तरीके से अच्छा फूड, उस फूड को यहां से लेकर के हमारे जो वो लोग हैं जो कि खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे घर के व्यक्ति हो गए। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बैठो। तो ये हमने एक नया डेवलपमेंट करा ताकि हम यहां पर जो उगा रहे हैं उसको हम अच्छे लोगों तक अच्छे भाव पर पहुंचा सकें। लेकिन जब इस पे हम काम करने गए तो एक और समस्या आने लगी। अब वो समस्या क्या आने लगी कि किसान से वहां तक पहुंचने के बीच में कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो वहां तक पहुंच पाएगी। जैसे कि हमने तुअर उगा ली, क्या तुअर डायरेक्ट कस्टमर को जा सकती है? उसकी दाल बनाना पड़ेगी। चना उगा लिया तो उसकी दाल बनाना पड़ेगी, दाल का बेसन भी पीसना पड़ेगा। गेहूं उगा लिया तो उसका आटा भी पीसना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो रेडीमेड आटा खाता है व्यक्ति। ठीक है ना। तो ये सब कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग ऑन पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमने अपना किसान परिवार AKP, इसके नाम से हमने अपना एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया।
और इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत हम क्या करेंगे कि उन जो माल यहां पर उगाएंगे हम सब लोग मिलकर के, उस माल को यहां पर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे मतलब उसकी दालें बनाएंगे, उसकी आटा बनाएंगे, उसका बेसन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जो छोटे मोटे प्रोसेस करना पड़ते हैं वो प्रोसेस हमको यहाँ पर करके देना पड़ेंगे। फिर उसकी पैकेजिंग करना पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्या होगा कि रेडी पैकेज वाला फूड जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सारे काम थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर हमने एकेपी बनाया अपना किसान परिवार के नाम से। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो हम सब लोगों की कंपनी रहेगी, हम किसानों की कंपनी रहेगी। आप समझते हैं एफपी और एफपीसी समझते हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक संस्थाएं हैं, एक कंपनियां हैं, जो कि हम किसान लोग मिलकर के इसको बना सकते हैं और इनको चला सकते हैं। तो सरकार की तरफ से हम लोगों को कई सारे बेनिफिट भी दिए जाएंगे इनके तहत, ठीक है। तो वो जो एकेपी है, वो एकेपी के लिए हमने फिर उसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए जो सब तरीके के काम कर सके और सब करवा सके, ठीक है ना। मशीनें भी आएगी यहाँ पर, मशीनें भी डालना पड़ेगी, पैकेजिंग भी करना पड़ेगी, सब करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमने फिर अपूर्वा जी खड़े हुई है, ये अपूर्वा जी हैं, इन्होंने एमएससी किया हुआ एग्रीकल्चर से, और अपूर्वा जी अब उस पूरे एकेपी की प्रोसेसिंग यूनिट को संभालेंगी। ये आप लोगों के बीच में यहाँ पर रह करके और प्रोसेसिंग भी करेंगी, और इन प्रोसेसिंग किए हुए अनाज को, दालों को, सब्जियों को, फलों को, उनको पैकेज करके और ऐसे समृद्ध के आयुष जी को देंगी, और आयुष जी उनको वहाँ पर डिलीवरी का काम करेंगे, ठीक है। बैठिए आप भी। तो अब जाकर के क्या होगा, चैनल कंप्लीट होगी। चैनल कैसे कंप्लीट होगी कि हम किसान लोग मिलकर के उगाएंगे, ठीक है, वो उगा करके हम एकेपी को देंगे, एकेपी क्या करेगी, उसको प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद में पैकेजिंग करेगी, पैकेजिंग करने के बाद में वो अमृत को देंगी, और अमृत वहां पर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू डिलीवरी करेंगे, तब जाकर के पूरी चैनल कंप्लीट होगी। अगर मान लो इस चैनल के अंदर एक भी कड़ी अधूरी रह गई तो क्या होगा, वही होगा जो ऑर्गेनिक के साथ बवंडर हो रहा है, यही होगा। कोई ना कोई व्यक्ति लालच के चलते उसको बीच में मिक्सिंग करेगा, ठीक है, और मट्टी पलित कर देगा हमारे अच्छे अनाज की, अच्छे फलों की, ठीक है। तो हमको ये चेन कंप्लीट करना जरूरी था, तो हमने अब ये चेन अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ उगाने से लेकर के तो एंड यूजर तक पहुंचाने तक का सारा काम अपन लोग मिलकर के करेंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा ये देखें। इससे फायदा ये होगा कि अभी जब हमने यहाँ पर जहर मुक्त टमाटर उगाया, जहर मुक्त ककड़ी उगाई, जहर मुक्त स्ट्रॉबेरी उगाई, है ना, जहर मुक्त चना और गेहूं उगाया, तो हमने देखा कि हम जब मंडी में टमाटर बेचने के लिए गए तो गोविंद जी क्या क्या भाव बिका, 1 रुपये 2 रुपये किलो में। बैठिए। तो 1 रुपये 2 रुपये किलो में मंडी में बिक रहा, और उसी टाइम पे मैंने अपने सब्जी वाले से भाव पूछा कि भैया क्या भाव टमाटर दे रहे हो, तो बोले 20 रुपये 25 रुपये किलो। तो जो 2 रुपए की चीज है हमारी, वो वहां क्या भाव बिक रही है, 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, और ऑर्गेनिक बाजार में तो वो और ज्यादा 30 रुपए 35 रुपए किलो में बिक रही। तो कितना बड़ा गैप है। लेकिन इससे कौन बड़ा बन रहा है, जो बीच के जो जितने मिडिल मैन है वो सब लोग बड़े बन रहे हैं। क्या इससे किसान बड़ा बन रहा है ना। तुमने भी भाई तरबूज बोया है ना, इनने बहुत मेहनत करी, मैंने इनके वीडियोस वगैरह देखे, और इन्होंने भी अभी तरबूज बोया, और मुश्किल से 5-7 रुपए 8 रुपए किलो बिका होगा। लेकिन उस टाइम पे तरबूज बाजार में बिक रहा था 25 रुपए और 30 रुपए किलो। तो 5 रुपए वाला तरबूज इनका वहां जाके 25 रुपए का हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चैनल को पूरा ब्रेक करना जरूरी है। अब अगर ये सारा पैसा कहीं ना कहीं हमारे पास आए धीरे धीरे करके, तो हम लोग समृद्ध होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए हमको इस पूरी चैनल के ऊपर काम करना जरूरी था, और जो व्यक्ति ऐसी चैनल पे पूरा काम करेगा वही व्यक्ति जहर मुक्त अनाज, जहर मुक्त फल, जहर मुक्त सब्जियां आखिरी यूजर तक पहुंचा पाएगा। अगर इसको हम किसी मिडिलमैन को देंगे तो मिडिलमैन इसकी मट्टी पलित करेगा कि नहीं करेगा, मिलावट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हमने अपनी खुद की ये चैनल बनाई। अब हम यहाँ पर जो भी उगाएंगे, अभी हम गोविंद जी और किशोर जी और एसएस फार्म और एसएस नेचुरल की जो टीम है, यहाँ पर लगभग 25-30 एकड़ पे खेती कर रहे होंगे अपन, है ना। 25-30 एकड़ के ऊपर हम लोग ये जहर मुक्त वाली खेती ट्राई कर रहे हैं। मतलब ट्राई तो हमने पिछले साल कर लिया, इस साल अब उसको शिद्दत से कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम आगे जमीनें खरीदते जाएंगे, अब आगे और बढ़ते चले जाएंगे। अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमको रास्ता मिल गया कि कैसे अच्छा उगाना, कैसे उसको वहां तक पहुंचाना, ये रास्ता पूरा मिल गया, है ना। लेकिन क्या हम अकेले पूरे हिंदुस्तान का पेट भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं,
है ना। तो हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, और क्यों प्रयास करेंगे वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला। चलिए ठीक है, ये तो अब हमने चैनल बना लिया, लेकिन इससे एज ए किसान जो आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का क्या फायदा होने वाला है उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपना परिचय दिया, एक छोटा सा परिचय कि भाई हम क्या है और क्यों यहां पर काम कर रहे हैं। और अभी तक जो आप लोगों की पिछले 8 सालों से जो सोच थी, है ना, कि ये तो यहां पर केवल खोने आए हैं, तो निश्चित रूप से हम अभी तक खोते ही आए थे। कमाने का मौका तो अब हमारा चालू होगा, क्योंकि अब हमारा बांस भी जो है आपने देखा 2-2, 3-3 साल के हो गए, अगले 2 साल में बांस भी कटना चालू हो जाएगा। और यहाँ भी हमको एक नई राह मिल गई है, अब इस नई राह पर चल करके अब हम कमाना चालू कर देंगे, क्योंकि हमारा शोध वाला जो समय है वो हमने पूरी तरह से काट लिया और उसके अंदर अच्छी रास्ते निकाल लिए, और उन रास्तों के थ्रू अब मैं अपने किसान भाइयों का भी फायदा करवा सकता हूं। कैसे करवाऊंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ में आया इतना? अरे जबान चला के बोलो यार, गर्दन मत चलाओ है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये परिचय हमारा हो गया, अब हम अगली बात करते हैं धर्म की, है ना। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे ये धर्म कहां से आ गया यहां पर हिंदू मुस्लिम धर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना हिंदू धर्म की, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, मैं इस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म से मेरा तात्पर्य है कि प्रकृति में भगवान ने हर जीव का अपना एक धर्म बनाया है, बनाया एक धर्म, है ना। गाय माता का धर्म क्या है कि बछड़े पैदा करना, बच्चे पैदा करना और दूध देना और जगत का कल्याण करना, यह गाय माता का धर्म है। बैल का धर्म क्या है? बैल का धर्म है कि प्रजनन करवाना गायों से, साथ में खेती के अंदर काम करना। यह बैलों का, क्या तूफान आ गया क्या? बंद कर दो इसे। तो बैलों का धर्म क्या है कि किसानों की सहायता करना, जमीन जोतना, माल लुढ़ाई करना, ये बैलों का धर्म है। चिड़िया का धर्म अपना है, तितली का अपना धर्म है, मधुमक्खी का अपना धर्म है, केचुए का अपना धर्म है। हर जीव का भगवान ने एक धर्म निश्चित किया, और हर जीव अपने धर्म का बखूबी से पालन करता है। गाय दूध देती है, बैल खेती जोतता है ना, केचुआ उसका जो मिट्टी खाने का काम करता है, छेद करने का काम वो करता है बखूबी। आप उसको भगा दोगे तो दूसरी जगह छेद करेगा, लेकिन वो अपने धर्म का पालन करता है। तितली अपने धर्म का पालन करती है ना। ऐसा ही भगवान ने हम इंसानों का भी एक धर्म बनाया है। हमारा धर्म क्या है? कृषि कार्य करना। यह इंसानों का धर्म है कि जो भगवान ने सहेजी है, ये बगिया जो सहेज करके दी है, उस बगिया का माली के रूप में हमको यहां पर भेजा हुआ है ना। लेकिन क्या हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? पहले करते थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये अपने धर्म का बखूबी पालन करते थे, है ना। ये हर जीव को मारने से पहले 10 बार सोचते थे, है ना। जीव की पूजा करते थे। पहले बैलों की पूजा होती थी, पहले गायों की पूजा होती थी काका। खेत में जाते थे तो सबसे पहले वहां ढोक देते थे, प्रणाम करते थे, ठीक ना। तो ये अपने धर्मों का बखूबी पालन करते थे। इनके पहले इनके पिताजी और अच्छे से धर्म का पालन करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, मॉडर्न साइंस के चलते या कुछ लोगों ने हमको मिसगाइड करा, उस चीजों के चलते हम लोग अपना धर्म भूलते जा रहे हैं। हम लोग मतलब हम नई उम्र के लोग, जैसे तुम हुए, मैं हुआ, ये हुए, हम लोग अपना धर्म भूलते चले जा रहे हैं, है ना। हमें अपने धर्म को वापस से याद करना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या, भगवान ने हमको किस लिए भेजा है यहां पर। इस पृथ्वी को, इस सनातन सत्य को पूरी तरह से सहेजने के लिए भगवान ने हमको यहां पर भेजा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस बगिया को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे उजाड़ रहे हैं? वो जाने अनजाने में उजाड़ रहे हैं। हम जानबूझ के नहीं उजाड़ रहे हैं, अनजाने में उजाड़ रहे हैं, या हमको उजाड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और हमको पता भी नहीं चल रहा कि हम उजाड़ रहे हैं। अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि हम कैसे उजाड़ रहे हैं इसको। आप लोग भी मानेंगे हाँ वाकई में हम इसको उजाड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे उजाड़ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर आते हैं। और उसके लिए क्या है कि हम कैसे अन्नदाता से जहरदाता बन गए। पहले कभी हमको अन्नदाता कहा जाता था? आज भी हम मानते हैं कि हम अन्नदाता है, लेकिन क्या एक्चुअल में हम अन्नदाता है? हम जहर खिला रहे लोगों को। तो जो अन्नदाता को जो एक इज्जत मिलना चाहिए थी, एक जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था समाज के अंदर, क्या आज हमको रेस्पेक्ट मिल रहा है? किसान को रेस्पेक्ट मिल रहा है क्या? है, मंडी में जाते हैं तो हमारा अनाज कैसे उछाला जाता है, हमारी पगड़ी उछाल रहे हैं एक तरह से वो, ठीक है ना।
मतलब किस तरीके से हमको ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से हमारे साथ में बिहेव किया जाता है, वो हम सब लोग अच्छे से मानते हैं, उसको अच्छे से जानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम अन्नदाता की जगह जहरदाता बन चुके हैं अनजाने रूप से। जानबूझ के हम भी नहीं बने, हमको बनाया गया है, लेकिन कैसे बनाया गया है, कैसे अन्नदाता से हम जहरदाता में चले गए और हमको पता भी नहीं चला। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, एक उदाहरण देके समझाता हूं कि पहले काका आप लोग हैं, आप लोग हैं पप्पू भैया, आप तो लगभग हमारी उम्र के ही हैं, तो आप भी जवान लोगों में आएंगे तो काका आप लोग और या आप लोगों के पिताजी लोग, है ना, पहले खेती कैसे करते थे? जाके बीज अपने घर में रखा हुआ बीज ले जाकर के खेत में बोते थे, उसकी थोड़ी बहुत देखभाल करते थे, रक्षा करते थे पशु पक्षियों से, और फिर उसके बाद वो जब पक जाता था तो काट के ले आते थे। यही होता था। कभी खाद दिया, कभी दवाई उड़ाई नहीं करते थे, है ना, केवल बीज ले जाकर के डालते थे अच्छे नक्षत्र के अंदर, पूजा पाठ करके बोनी करते थे, और बाद में बस जब फसल पक जाती थी तो काट के ले आते थे और खुद भी खाते थे और बचे हुए को बाजार में ले जाते थे। यही होता था, है ना। और उसके फसल के अवशेषों का क्या करते थे? उन अवशेषों का मतलब हमने जो गेहूं काटा, गेहूं काट के उसके दाने निकाल लिए और बचे हुए को क्या करते थे? हम भूसा बना करके गायों को और बैलों को खिलाते थे। यही करते थे, है ना। बीच में खरपतवार उग रही होती थी तो उनका क्या करते थे? जाके उसको उखाड़ते थे और अपने जानवरों को खिलाते थे, बकरी को खिलाते थे, गाय को खिलाते थे, बैल को खिलाते थे। यही करते आए। तो उससे हम कितने जीवों का पेट भर रहा था? जानवरों का भी पेट भर रहा था, हमारा भी पेट भर रहा था, और हम एक्चुअल में अन्नदाता थे। और उस अन्न से वो, क्योंकि अन्न पूरी तरह से पोषित था, उसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व थे, कोई तरह किसी भी तरह का जहर नहीं था, तो उस अन्न को खा करके, उस सब्जी को खा के, उस दाल को खा करके, और जो इंसान था वो हष्ट पुष्ट और निरोगी रहता था। और यही कारण है कि महाराणा प्रताप 16 किलो का भाला भी दिन दिन भर चला लेते थे। यही अनाज वो भी खाते थे, वो कोई काजू बादाम पिस्ता थोड़ी खाते थे। इसी अनाज को खा करके वो लोग इतने बलशाली थे। और आज हम 1.5 किलो का भाला भी 2 घंटे नहीं चला सकते। चला सकते हैं क्या? काका के और इनके टाइम पर 100 किलो की बोरी आदमी उठा करके ऐसे ही फेंक देता था। आज 100 किलो की बोरी देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि 100 किलो की 70 में कन्वर्ट हुई, 70 की 60 में हुई, 60 की 50 में हुई, और अब तो 30-30 किलो की कट्टियां आ गई। क्यों? क्योंकि 100 किलो की उठाने वाले लोग ही नहीं बचे। 50 किलो की नहीं उठती। क्यों? क्योंकि ताकत ही नहीं बची। क्योंकि हम खा क्या रहे हैं? वही जहर का अनाज खा रहे हैं। हम जो उगा करके लोगों को दे रहे हैं वही हम भी खा रहे हैं। भले मजबूरी में कर रहे हो आप, हम सब लोग जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ रहा। तो आज की अनाज में, आज की दालों में, आज की सब्जियों में वो पोषण क्षमता ही नहीं बची, वो ताकत ही नहीं बची कि जो एक किसी इंसान को पोषित कर सके, किसी इंसान को इतनी ताकत प्रदान कर सके, वो क्षमता ही नहीं बची। करेक्ट? ये कैसे हो गया? ये पिछले कुछ 70-80 सालों में ही हुआ है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। शायद अपने हमारे जन्म के टाइम पर हरित क्रांति पूरी तरह से नहीं आई थी। 1967 के अंदर हरित क्रांति चालू हुई हिंदुस्तान के अंदर, और मेरा जन्म 1977 का है। मतलब मेरे जन्म से ठीक 10 साल पहले हरित क्रांति हिंदुस्तान में आ गई थी। लेकिन एकदम से नहीं फैली। वो कैसे फैली? ये काका और ये लोग अच्छे से जानते होंगे कि पहले तो हमारे जो बाजार आधारित जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आए गांवों के अंदर और उनने बोला थोड़ा सा यूरिया डालो, यूरिया फेंकी के देखो तो सही, फसल में मजो आई आएगो बोला ऐसा है ना। तो काका लोगों ने इनने क्या करा, थोड़ा सा यूरिया डाल के देखा कि 10 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़, 1 एकड़ के अंदर थोड़ा सा यूरिया डाल के देखा, तो देखा कि यार फसल का कलर वाकई में चेंज हो गया, है ना। और जिसमें यूरिया डाला उसके अंदर पैदावार भी बढ़ गई। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है। तो जिनने 1 एकड़ में फेंका था, अगले साल उनने अपनी पूरी 10 एकड़ के अंदर यूरिया फेंका, है ना। और ज्यादा नहीं फेंका, कम मात्रा में ही फेंका। मुश्किल से 1 एकड़ के अंदर 10-20 किलो यूरिया डालते थे पहले, शुरुआत जो हुई थी ऐसे ही हुई थी। ठीक है ना। तो 10-20 किलो यूरिया फेंका और देखा कि फसल अच्छी पैदावार हुई। अरे वाह, मजा आ गया। उनने जाके 4 लोगों को बताया, 4 ने फिर फेंकना चालू करा, 4 ने 40 को बताया, 40 ने 400 को बताया, और ऐसे फैलता गया यूरिया की दुनिया। ठीक है। ऐसे करके यूरिया की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर वही बाजार आधारित बुद्धिजीवी आए, बोले अब एक काम करो, थोड़ी सी डीएपी डाल के देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। तो थोड़ी सी डीएपी डाल के देखी गेहूं के साथ में या चने के साथ में। ठीक है। डीएपी डाली तो वाकई मजा आ गया, फिर पैदावार बढ़ी। अरे वाह भैया, मैं तो बढ़िया हो गया, गांव का किसान हूं, बढ़िया हूं, सबसे अलग हूं, मैंने डीएपी डाली, हमारा खेत में तो अच्छी पैदावार हो गई। ऐसे करके डीएपी की शुरुआत हो गई। ठीक है। फिर वो डीएपी बढ़ाते चले गए, फिर उसकी
क्वांटिटी बढ़ाते चले गए, जो 10-20 किलो डल रही थी फिर वो 50 किलो पे चली गई, 50 किलो की 70 किलो पे चली गई, ऐसे करके वो क्वांटिटी बढ़ती चली गई। जब हमने यूरिया, डीएपी, पोटास और ये सब डालना चालू करा तो फसलों पे उसके फिर कुछ दुष्प्रभाव चालू हुए। फसलों पे जब दुष्प्रभाव चालू हुआ तो फसलों के अंदर कुछ छोटे मोटे कीट आना चालू हुए उसकी वजह से, ठीक है। तो कीट आना चालू हुए तो फिर हम गए बाजार के अंदर कि भैया हमारा खेत में तो कीट लग रही है यार, कीड़ो लग रही हो। अरे काका यह कौन सी बड़ी बात है, ये लो एक डब्बो ये लेके जाओ ना, एक स्प्रे कर दो पानी में मिला के, ठीक है। और स्प्रे करा तो देखा तो सारे कीट मर गए। अरे वाह मजा आ गया है ना। इंडोसल्फान करके दवाई हुआ करती थी, जरा सी डालो एक पंप के अंदर 15-20 ml और स्प्रे कर दो। स्प्रे करा तो जिस खेत में स्प्रे करा वहां के कीट खत्म और फसल लहला रही, और जिसमें नहीं करा उसमें कीट खा रहे फसलों को। तो ऐसे करके हमारे यहाँ फिर जहरीली दवाइयाँ चालू हुई। फिर जब जहरीली दवाइयाँ चालू हुई, अब नाम कुछ और भी हो सकते हैं, मल्टीपल नेम फिर बढ़ते चले गए उसके अंदर। जब जहरीली दवाई चालू हुई तो फिर खेत के अंदर एक और नई समस्या आई कि यार कुछ कुछ पौधा सूखने लग गया। समस्या आई है, चना को खेत बोयो तो कुछ टापा सूखने लग गया उसका अंदर, तरबूज लगाया तो कुछ तरबूज का पौधा सूखने लग गया, ठीक है। तो ये समस्या आने लगी। फिर हम वापस बाजार में गए कि भैया यार ऐसी समस्या आ रही। फिर बाजार वाले ने क्या बोला, बस इतनी सी बात है, या एक डब्बी ले जाओ या उड़ाई दीजिए, या फंगीसाइड है या तुम्हारा खेत में जो फंगस आई गई ओके मार देगी है। तो हमने डब्बी ला के उड़ाई, जिस खेत में उड़ाई वहां के पौधे सूखना बंद, और जिसमें नहीं उड़ाई उसमें और सूख रहे। तो हमने देखा कि यार यही भगवान है, बाजार वाला ही व्यक्ति ये जो बोलता सब होता है ठीक है ना। हमने वो दवाई भी उड़ाना चालू करी और फंगीसाइड भी उड़ाना चालू कर दी इस तरीके से। तो एक दवाई और हमारी लिस्ट में शामिल हो गई, ठीक है। फिर हम गए बाजार के अंदर कि साहब ये सब तो ठीक है यार, लेकिन नहीं अब मजदूर नहीं मिल रहा या बहुत महंगा हो गया मजदूर, किका हाथ पर जोड़ने जावान खेती हो ही नहीं पाई रही। तो बोले कहीं दिक्कत आई रही, तो बोले यार वो खरपतवार बहुत हो गया यार खेत का अंदर, किक से निकलवाने बेल जोड़ी चलाने वाला कोई मिल नहीं रहा। तो बोले बस इतनी सी बात, ले एक डब्बी और है ना, एक ले जाके उड़ा दीजिए, थारी कपास रह जाएगा ना, बाकी चारों मर जाएगा हुआ ये है ना। तो हमने वो आकर के उड़ाई तो देखा कि वाकई में यार कपास रह गया, तो बिल्कुल जादू हो गया और खरपतवार खत्म हो गई, ठीक है। तो हमने वो फिर दवाई भी उड़ाना चालू कर दी, तो मजदूरी बचने लग गई हमारी। लेकिन बैल भूखा मरने लग गया, गाय हमारी भूखे में रहने लग गई है ना, जमीन हमारी भूखे रहने लग गई, क्योंकि उसने जो छोटे छोटे पौधों को उगाया था अपना पेट भरने के लिए वो तो हमने मार दिए। तो बैल भी भूखा रह गया, गाय भी भूखी रह गई है ना, और हमारी जमीन भी भूखी रह गई। और इसके दुष्परिणाम क्या है कि ठीक है यार अब जब ऐसा हो ही गया है कि बस दवाई से ही काम हो जाए और ट्रैक्टर से बोनी छोनी हो जाए, तो फिर बैल के रखी के कराएंगे कहीं, तो बैल ही बेच दो। ये भूखा रह रहा तो वो जबरन भूखे मर रहा तो इनके बेच दो, टेंशन ही खत्म ठीक है। तो हमने बैल भी बेच दिए, ठीक है। फिर बाजार में गए, अब बोले यार वो गाय बैल तो अब दवाई उड़ाई था तो कहीं बचे ही नहीं, तो भूखे ही मर जाए, दूध तो हो ही नहीं रही हो। तो बोले बस इतनी सी बात, ये लो 10 रुपए की थैली, दूध खाओ मस्त, और रोज बोल दीजिए हम घर पे आ जाएगा दूध देने वाला आदमी। तो जो किसान दूध पैदा करके और सबका पेट भर रहा था, वो किसान खुद अब दूध की थैली खरीद रहा, ये भी होने लग गया है ना। तो ऐसे करके हम बाजार के जंजाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, बोले यार अब है ना मजदूरी नहीं मिल रही है काटने करने के, नहीं सब समस्या बहुत आ रही, हाँ फसल तो खड़ी है लेकिन अब मजदूर नहीं, कहाँ से कटवाए ना कैसे काम करा। बोले बस इतनी सी बात, वो हार्वेस्टर वाला का नंबर लिख है ना, ओके बुला जे 1 घंटा 2 घंटा के अंदर पूरा खेत काटी के और आपका घर में दे देगी, वो ट्राली के अंदर भर देगी। तो बोला हाँ बढ़िया काम, हार्वेस्टर है ये, 2 घंटे के अंदर खेत साफ करा और अपना अनाज अपने घर में, मेहनत बच गई पूरी। अरे बहुत बढ़िया जादू हो गया ये तो। बोले पर अब समस्या ही आ गई कि इसका जो पुआल है इसका क्या करना है, ये तो खेत में पड़ी। बोले बस लगा दे माचिस जला दे उसको, ठीक है। तो माचिस लगा दी, जला दिया। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आज मजदूर नहीं भी मिल रहे हमको, ये हकीकत भी है ना। लेकिन क्यों नहीं मिल रहे उसके पे वो भी कारण मैं बताऊंगा अभी आपको कि ये हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कैसे मजदूर यहां से भाग गया उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि समस्या है तो समस्याओं का समाधान भी हमको ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के नहीं निकालेगा हमारी समस्याओं का समाधान, ठीक है। तो मजदूर क्यों भाग गया उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे।
तो ऐसे करके हार्वेस्टर आया, हार्वेस्टर की वजह से हमने पुआल जलाना चालू करा, पुआल जलाना चालू करा तो खेत के जो बचे कुचे सूक्ष्म जीवाणु थे, जो जंतु थे, वो सब भी मरना चालू हो गए। और जो खरपतवार जो थी या फिर जो फसलों के अवशेष थे जिनको वापस से खाद के रूप में कन्वर्ट होना था, वो सब खत्म हो गया और हमारे खेत के अंदर फिर और खाद की डिमांड होना चालू हो गई। तो जहां हम 1 बोरी पे आए थे वहां पे अब 2-2 बोरी 3-3 बोरी एकड़ की डालना पड़ रही है यूरिया की, तब जाकर के गेहूं पक रहे। इन सारी चीजों के चलते क्या हुआ? इन सारी चीजों के चलते ये हुआ मेरे भाई कि हमारी जो लागत है वो लागत बढ़ती चली गई। पहले हम यूरिया पे डिपेंड हुए, फिर डीएपी पे डिपेंड हुए, फिर पोटास पे डिपेंड हुए, फिर दवाइयों पे डिपेंड हुए, फिर फंगिसाइड पे डिपेंड हुए, फिर हम वो वीडीसाइड पे डिपेंड हुए। तो हमारी लागत बढ़ती चली गई। हमारी जितनी रब्बियां आई हमारे घर में उतनी हमारी लागत बढ़ती चली गई। लेकिन एक समय तक तो हमारी पैदावार बढ़ी। मैं मानता हूं कि हरित क्रांति से हमारी पैदावार बढ़ी। क्यों काका? बढ़ी थी नहीं उस टाइम पे, है ना? तो रकबो उच्च हो, लेकिन हमारी पैदावार बढ़ गई थी। तो पैदावार तो बढ़ी हमारी, लेकिन उस पैदावार के बढ़ने के चक्कर में हमने लागतें बहुत सारी बढ़ा ली। और आज यह स्थिति हो गई है कि खाद, दवाई, ट्रैक्टर, मशीनरी, इन सबके जिस स्पीड से रेट बढ़ रहे हैं ना, उस स्पीड से हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, है ना? और ना फसलों की पैदावार बढ़ रही। आज से 5 साल पहले भी हमारा कपास 10 कुंटल ही एकड़ का पकता था, 8 कुंटल ही एकड़ का पकता था। हमारा गेहूं 15-20 कुंटल एकड़ का पकता था। आज भी उतना ही पक रहा। क्या बढ़ रहा अब हमारा गेहूं? बढ़ रहा पप्पू भैया, है ना? पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि उतना का उतना ही टिका हुआ है और घटता जा रहा है। ठीक है ना? तो हमारी फसलों के जो उपज है वो घटती चली जा रही, भाव उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे, लेकिन दूसरी चीजों के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खाद देखो तो कहां पहुंच गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में क्या हम खेती से जो अभी कमा रहे हैं वो भी कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये हम सबको दिख रही है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारी लागतें बढ़ती जा रही है और हमारा मुनाफा घटते जा रहा है। और जब ये लागत बढ़ती जा रही, मुनाफा घटते जा रहा है, ये परेशानियां हम झेल रहे हैं, तो आज किसान, जो गांव का जो हर इंसान है, हर अच्छा किसान है, वो अपने बच्चों को शहरों में पढ़ा रहा है। और इस उद्देश्य से पढ़ा रहा है कि वो अपने बच्चे को ये बोलता है कि बेटा पढ़ लिख ले और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। यही हो रहा है ना? तो हमारे बच्चे जा रहे हैं शहरों के अंदर, पढ़े लिख रहे हैं और वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। घर में अगर 2 बेटे 3 बेटे हैं तो 2 बेटे नौकरी कर रहे हैं, 1 बेटा घर में खेती संभाल रहा है। यही हो रहा है हकीकत। लेकिन एक टाइम पर कहावत थी, जैसा आज काका आप लोग जानते होंगे कि वो कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। मतलब खेती को सबसे उत्तम माना गया था। क्यों? क्योंकि मानव का धर्म ही कृषि है। तो कृषि सबसे उत्तम माना जाता था, है ना? उसके बाद में मध्यम बान। मध्यम बान मतलब कि व्यापार, जो बीच वाले वर्ग में आता था वो व्यापार आता था कि अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप थोड़े से समझदार भी है लेकिन जमीन नहीं है, तो आप व्यापार कीजिए। आप कपड़े की दुकान खोल लीजिए, जूते बनाने की दुकान खोल लीजिए, उनकी भी जरूरत लगती है ना? बढ़ाई बन जाइए, लोहार बन जाइए, ये सब बन जाइए, तो वो व्यापार कर लीजिए आप। तो मध्यम बान माना जाता था। और निषिद्ध चाकरी बोला जाता था। निषिद्ध चाकरी मतलब कि नौकरी को नहीं करना चाहिए। निषिद्ध मतलब नहीं करना चाहिए, है ना? तो नौकरी सजेस्टेबल नहीं थी, करने लायक काम नहीं समझा जाता था, है ना? और भीख निदान था कि जब कुछ भी नहीं कर सको, लाचारी हो जाओ, तो भीख मांग के खा लो। वो पहले भी निदान ही था और आज भी निदान ही है, उसको कभी भी अच्छी श्रेणी में नहीं डाला गया। लेकिन आज क्या हो गया? आज उत्तम नौकरी हो गया। उत्तम नौकरी, मध्यम बान, निषिद्ध खेती और भीख निदान हो गया। मतलब तीसरे नंबर वाली चीज उठ करके कहां पे आ गई? पहले नंबर पे आ गई, है ना? और पहले नंबर वाली चीज उठ करके कहां चली गई? तीसरे नंबर पे चली गई। क्यों? ये इस जंजाल के कारण। आज हम भी क्या कर रहे हैं? भगवान ने हमको कृषि कुल के अंदर पैदा किया। कितना अच्छा काम करा भगवान ने। शायद हमारे पूर्व जन्म के ये पुण्य है कि हमको भगवान ने किसान बनाया। लेकिन आज किसी को बोलने जाओगे ना तो बोले तो रेंदे रे, ये पाप है पुराना जमाना का कि हमके किसान बनाए हो। है ना? हो सकता है आपके मन में भी ये बात आ रही हो कि सर वहां बैठ के व्यापार तो कर रहे हो, है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हो, यहाँ खेती करके देखो। क्यों? क्योंकि किसान, हमारा किसान जो आदमी है वो इतना परेशानी में घिर गया है बेचारा कि उसको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि मैं इससे निकलूं कैसे। इसलिए वो सोच रहा है कि मेरे बच्चे किसान ना बने।
कम से कम नौकरी कर ले और अपना पेट भर ले। लेकिन क्या मेरे भाई अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो कि क्या हम सुखी है? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, माँ बाप बूढ़े यहाँ पर गांव में बैठे हुए हैं, और बच्चा कहीं दूसरे शहर में अपने बच्चों के साथ में नौकरी कर रहा है, किसी की चाकरी कर रहा है। तो ना वो सुखी है ना हम सुखी है। सुंदर काका है, आज इनको बच्चों का मंदसौर के अंदर है, यहां से 100-200 किलोमीटर दूर। आज इनके कहीं तकलीफ हो तो कोई बच्चों आई सके यहाँ पे अचानक, और उनके कोई तकलीफ हो तो क्या ई जा सके वहां पे अचानक? दादा दादी ना तो पोते उनके साथ खेल पा रहे हैं, ना पोते पोती को दादा दादी का प्रेम मिल पा रहा। अरे ये कोई जीवन है क्या? तो इस जीवन के अंदर, इस बवंडर के अंदर हम लोग ही फंसे हैं, और इस बवंडर से केवल हम ही निकल सकते हैं, कोई नहीं आएगा निकालने के लिए। सरकार हद से हद सब्सिडी दे देगी, सरकार हद से हद कुछ चीजें हमको सपोर्ट कर देगी, एमएसपी दे देगी, लेकिन सरकार हमको इससे नहीं निकाल सकती दोस्त। इससे हमको खुद को ही निकलना पड़ेगा, इस बवंडर से हमको खुद को बाहर आना पड़ेगा। और अगर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो हम वाकई में इससे बाहर आ सकते हैं। मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे बाहर आएंगे, और अगर हमने मिलकर के काम करा तो ये मेरे शब्द आपको बाद में याद आएंगे कि जिनके बच्चे शहरों में रह रहे ना, वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे कि अब तू यहीं आ जा बेटा, यहां समृद्धता आ रही है, यहां पर हम 2 पैसे कमा रहे हैं, यहीं आकर के पेट भर ले। अरे क्या जरूरत है? काका के पास में 10 एकड़ जमीन है ना, काका तुम्हारा पास 10 एकड़ जमीन के मालिक है, और इनका बच्चा 25-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। शौक से थोड़ी कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। ना तो इनका दिल गवारा कर रहा, ना उसका दिल गवारा कर रहा बेचारे का, फिर भी मजबूरी है करना। 10 एकड़ जमीन के अंदर अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो 10-20 लाख रुपए कमाना आसान है आज की तारीख में। मैं बताऊंगा आपको रास्ता कैसे 10-20 लाख रुपए उससे कमाई होगी, लेकिन उसके लिए अपने को आगे आना पड़ेगा, अपने को मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मिलेगा उसको ही जो करेगा, जो नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता जो खुद नहीं करना चाहता अपनी मदद। तो हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमको रास्ता नजर आ गया है। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी पूरी खेती के अंदर, पूरी जमीन के अंदर एक साथ आगे आओ, एक साथ रिस्क लो। हम थोड़ा थोड़ा करके रिस्क लेंगे, जैसे हमने करा। अनिल और हम जब करते थे, ये दो ही खेत में करता था काका, हम है ना, हम ज्यादा खेतों में करते नहीं थे। तनीश भी जब था, ये केवल 2 खेत के अंदर हमने शुरुआत करी थी, पूरी जमीन पे नहीं करी थी। जब हमको रास्ता मिल गया तो हम 25-30 एकड़ पे आज करने के लिए जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। शुरुआत के अंदर हमारी जितनी जमीन है उसका 10-20% जमीन पे हम शुरुआत करेंगे। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो पूरी 10 एकड़ पे पहले साल ही जुआ खेल लो। भाई आप 1 एकड़ पे करके देखो, 2 एकड़ पे करके देखो। जब आपको उसके रिजल्ट मिलने लगे तो फिर आप उसको बढ़ाओ धीरे धीरे करके, क्योंकि खर्चा भी होगा, कमाई भी कम होगी, सब होगा शुरुआत के अंदर। लेकिन मैं जो रास्ता बताऊंगा ना, उससे अगले 2-3 सालों के अंदर हमारे खेत ऐसे हो जाएंगे कि आपको केवल फिर जाकर के बीज बोना है और काट के लाना है। जो हमारे गुरुजी ताराचंद बेलजी सर कहते हैं कि बोना और घर जाके सोना, उस स्टेज पर हमारे खेत आ जाएंगे। ना खाद डालना पड़ेगा, ना दवाई डालना पड़ेगी, ना ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। ट्रैक्टर भी खेती के अंदर निषिद्ध माना गया है, वो भी गलत माना गया है। क्यों गलत है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ना पानी देना पड़ेगा खेत को बहुत ज्यादा। जहां अभी हमारे गेहूं को अगर 5 पानी लग रहे हैं तो हम 1 पानी के अंदर गेहूं पैदा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति मिलकर के काम करेगी, और वो कैसे करेगी उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, वो रास्ते पे भी हम आएंगे। लेकिन ये समझ में आया कि कैसे हम अन्नदाता से जहरदाता बन गए। क्योंकि जो आज जहर हम डाल रहे हैं ना खेती के अंदर, वो जहर फसलों के अंदर जा रहा है, और फसलों के अंदर जा रहा, अनाज में जा रहा, दालों में जा रहा, सब्जियों में जा रहा, फल में जा रहा। आज तुमने तरबूज के अंदर दवाइयां उड़ाई, उससे तरबूज में गए होंगे, लेकिन मजबूरी है भाई की, उड़ाना ही पड़ेगी। हाँ पकड़ तो ये सब जहर जो हम डाल रहे हैं, तो ये कहां जा रहा? ये हमारे सभी हिंदुस्तान के भाई बहनों के शरीर में ही तो जा रहा, हमारे शरीर में भी जा रहा और उनके शरीर में भी जा रहा। तो हम जहरदाता बन गए। तो अगर हम जहरदाता है तो हमको कोई व्यक्ति क्यों इज्जत देगा? कोई व्यक्ति आके आपको जहर देगा तो क्या आप उसको मान सम्मान दोगे कि आओ साहब बटो, के घर से भगाओगे? है ना। तो जहरदाता बन चुके हम। पहले अन्नदाता थे तो लोग हमको मान सम्मान देते थे, हमारी इज्जत करते थे। लेकिन आज हम जहरदाता बन गए तो लोग क्यों इज्जत करेंगे हमारी? तो हमें वापस से अगर सम्मान पाना है, फिर से हमको खेती को उत्तम खेती पर के दर्जे पर लाना है, तो हमको उसको वापस से जहरदाता से अन्नदाता में की श्रेणी में लेकर के आना पड़ेगा अपने आप को।
वो कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो